हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ या किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करने में, चाहे पीओ हो या क्लर्क हो, आपको कैसी कैसी प्रिपरेशंस की रिक्वायरमेंट है। टोटल आपको बहुत सारे पॉइंट्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उन पॉइंट्स को चाहे तो आप नोट कर लो, कॉपी किताब लेके बैठ जाओ, नोट पैड में नोट करो, कहीं भी नोट करो, लेकिन पॉइंट्स को नोट जरूर करना। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत कारगर हो सकते हैं। नाउ टेक्निकली ये वीडियो 2022 के एंड में बन रही है, 2023 के लिए है, बट जब तक बैंक एग्जाम्स का सिलेबस चेंज नहीं होता तब तक ये वीडियो वैलिड रहेगी। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक एवरग्रीन वीडियो है। जब भी आप इसको देखेंगे आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है, चाहे आप इसको 2024 में देख रहे हैं, 25 में देख रहे हैं। अगर बैंक एग्जाम का सिलेबस वही है जो अभी होता था 2022 के एंड तक, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स बहुत सारे होने वाले हैं इस वीडियो में, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। मतलब वीडियो लंबा भी है, लेकिन एक भी पॉइंट में आपको ऐसा नहीं लगने दूंगा कि यार ये बहुत लंबा खींच रहा है। तुरंत 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 सारे पॉइंट्स बताइए, खत्म करता रहूंगा। पहला पॉइंट है, व्हाट इज योर विजन। आप क्यों एक बैंकर बनना चाहते हैं। वाई बैंकिंग, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना होगा कि इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि वाई बैंकिंग, आपने बैंकिंग को क्यों चूज किया। उसमें इंटरव्यू में एक बढ़िया सा आंसर देना होता है, लेकिन आपको अपने खुद के मन से पूछना है कि वाई बैंकिंग। देखो मैं अपना आंसर बताऊँ, मेरा वाई बैंकिंग क्यों था, क्योंकि जल्दी जॉब लगती है और मेरे को जॉब जल्दी चाहिए थी ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। मतलब एक आंसर जो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हो, किसी इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, वो आपका विजन कहलाता है कि आपको क्यों इस फील्ड में आना है। मेरा विजन यही था कि मेरे को जल्दी से जल्दी एक जॉब चाहिए ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, और वो बाकी किसी गवर्नमेंट जॉब में हो नहीं सकता था क्योंकि टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा थी। इतना एग्जाम को क्रैक करने में टाइम लगता था, वो मैं इतना टाइम खर्च करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको पीओ बनना है, क्लर्क बनना है, या जो भी पहले बन जाएंगे। मेरा क्या था, मैंने पीओ क्लर्क दोनों एग्जाम दिए। मेरे दिमाग में ये था कि जो भी एग्जाम पहले निकलेगा वो जॉब ले लूंगा। ठीक है ना। पीओ और क्लर्क में डिफरेंस क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पीओ और क्लर्क के वर्क टाइमिंग्स में बहुत डिफरेंस है। पीओ को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। क्लर्क को सिलेक्ट करते हैं तो आपको होम टाउन में ही पोस्टिंग मिलने वाली है। पीओ को सिलेक्ट करते हैं तो आपके वर्किंग आवर्स की कोई लिमिट नहीं है, 10, 12, 13 घंटे कितने भी हो सकते हैं। अगर क्लर्क को सबमिट करते हैं तो आपके 7-8 घंटे की जॉब होगी, 8 से 9 घंटे की, उससे ऊपर कुछ नहीं होने वाला। तो आपको चूज़ करना है कि आपको पीओ बनना है या आपको क्लर्क बनना है, या मेरी तरह आपको जो जॉब पहले मिल जाए आप कर लेंगे ना। सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस कैसा होता है बैंक एग्जाम्स का। तो ये सब्जेक्ट्स आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इनमें सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स आपके आते हैं। तो ये आया है पूरा सिलेबस जो कि आपको कवर करना है। नाउ आप किसी भी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस भी होता है। एंड नाउ अगर बुक्स रिकमेंड करने की बात आई, तो बुक्स की बात हो रही है तो पहले आपके फायदे की बात हम कर लेंगे यहाँ पे। आपके फायदे की बात इसलिए क्योंकि इस वीडियो में गिव अवे भी होने वाला है। 5 लोगों को मैं बुक्स का गिव अवे करने वाला हूँ। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, तीनों में से कोई भी एक एक बुक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बस कमेंट करना है कि आपको कौन सी बुक चाहिए, और आपको एक चीज़ बतानी है कि आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं जिसकी वजह से आपने बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। देखो मैं एक चीज़ कहूँगा, जिसको कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग कमेंट प्लीज़ ना करें। जिसको प्रॉब्लम है केवल वो ही कमेंट करो, जो अपने आप अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो अपनी प्रॉब्लम लिखो। अगर लिखना चाहते हो तो उसको लिखो, और लिखो कि आपको कौन सी बुक चाहिए, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। मैं ये बुक आपको भिजवाऊंगा, ये टेक्स्ट बुक की बुक्स हैं। पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ बुक किस तरीके की होने वाली है। कल मैं आपको क्वांट की बुक दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से इंग्लिश एंड रीजनिंग की बुक भी है। एंड वन मोर थिंग, ये बुक आपकी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो मैं आपको पहले इस बुक का फीचर्स बता देता हूँ। 4000 स्मार्ट क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएंगे। नाउ स्मार्ट क्वेश्चन इसमें क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन हैं वो टेक्स्ट बुक पास के हिसाब से हैं। टेक्स्ट बुक पास जिसको कि 15-16 लाख बच्चे देते हैं, तो उस हिसाब से इसमें एनालिसिस किया गया है। इसमें आपको देखो टाइम टू आंसर क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्स्ट बुक पास में लोगों ने टाइम लिया होगा उस हिसाब से एनालिसिस करके बताया गया है। स्मार्ट आंसर की का क्या मतलब है, कितने परसेंट लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कितने परसेंट लोगों ने क्वेश्चन को छोड़ दिया। सोल्यूशन इसके अंदर है, इसके साथ साथ चैप्टर वाइज फ्री वीडियो लेसन्स भी हैं। सारे के सारे चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं जो कि क्वांट के चैप्टर्स होते ही हैं। इसमें जैसे आप देखेंगे लेवल 1, 2, 3 मतलब ईजी, मीडियम, हार्ड है। उसका स्मार्ट आंसर की यहाँ पे दी गई है। कोई भी चैप्टर अगर आपको ओपन करके दिखाऊँ तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो ये बुक्स का जो है गिव अवे आपको मिल सकता है, आपको बस कॉमेंट करना है। तो ऑफ़र काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको ज़रूरत है बुक्स की, और जो जेन्युइन है, प्लीज़ वही लोग कमेंट कीजिए कि मुझे ये बुक की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप कमेंट मत कीजिएगा। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सिलेबस आपने देखा, अब बारी आती है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या क्या है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। स्ट्रेंथ बोले तो किसी बंदे की स्ट्रेंथ हो सकती है उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या फिर उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है। वही चीज़ उसकी वीकनेस भी हो सकती है, उसकी इंग्लिश बहुत खराब है या मैथ्स बहुत खराब है। तो जो उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसको बैलेंस करते हुए चलना है। जो उसकी स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ा कम पढ़ाई करो, और जो आपकी वीकनेस उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करो, ताकि आपका बैलेंस आउट हो सके। अगला क्वेश्चन है कि
क्या कोचिंग लेना जरूरी है? नाउ इसका आंसर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप किस तरीके के पर्सन है, आपको खुद को जानना है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। क्या आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं या आप खुद से पढ़ाई नहीं कर सकते? अगर आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की। अगर आप खुद से पढ़ाई नहीं कर सकते तो आप कोचिंग ले सकते हैं। अब कोचिंग ले ली तो लेकिन कोचिंग कहाँ से ली जाए? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से हम कोचिंग ले सकते हैं? कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ से हम कोचिंग ले सकते हैं? देखो, बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं, आपने सुना होगा टाइम, महिंद्रा, जितने भी होते हैं आपके घर के पास भी होंगे। एंड इंसान क्या करता है, इनके ब्रांड वैल्यू पे जाके इनको ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ये देखता नहीं कि वहाँ पे पढ़ा कौन रहा है। आज या टाइम खोल के बैठे हुए हैं लोग, उन लोगों को भी मेंबरशिप ही मिली है। उन लोगों को स्पेशलाइज्ड टीचर तो आए नहीं है, वो आपके लोकल टीचर्स ही हैं। तो आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करना है तो इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हुए आपको देखना है कि इंस्टीट्यूट की वैल्यू कितनी है। मतलब लास्ट ईयर वहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, लास्ट के 3-4 साल में वहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, ये चीज़ देख के आपको एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है। केवल नाम देख के आपको इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना। वो इंस्टीट्यूट चाहे फिर कोई लोकल इंस्टीट्यूट भी हो, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट था नाइस इंस्टीट्यूट, वो एक लोकल इंस्टीट्यूट था, लेकिन वहाँ की क्या था कि रिजल्ट अच्छे थे, इसलिए मैंने वहाँ ज्वाइन किया था। तो इस तरीके से ही आपको देखना है कि अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आपके अगल बगल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिजल्ट्स किसके अच्छे आ रहे हैं। जिस इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स अच्छे हैं उस इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना है। कभी भी किसी इंस्टीट्यूट का नाम देख के ज्वाइन नहीं करना कि टाइम या फिर ऐसा कुछ। अगला पॉइंट है पेड कोर्स या कोचिंग। नाउ अगेन ये डिपेंड करता है आप ही के ऊपर, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं। पेड कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपको एक चीज़ है कि आपको सारा सिलेबस जो है बैंक के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है। सारा सिलेबस आपको सिलेबस हर चीज़ मिलेगी, उसमें क्वेश्चंस करने को भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, क्वेश्चन से लेके हर चीज़ मिल जाती है। वो चीज़ अगर कोचिंग में देखा जाए तो कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी आपको बुक्स भी अलग से परचेज करनी पड़ती ही है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, क्या आपको कोचिंग का डिसिप्लिन ठीक लगता है, क्योंकि पेड कोर्स अगर लेंगे तो उसके बाद डिसिप्लिन आपको खुद ही होना पड़ेगा, लेकिन कोचिंग में लेते हो तो एटलीस्ट डिसिप्लिन आपके अंदर खुद आ जाएगा। इसी से मैं आता हूँ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कोचिंग एंड पेड कोर्स के ऊपर। देखो, कोचिंग एंड पेड कोर्स का प्रोज दोनों का यही है, कोचिंग में डिसिप्लिन है और पेड कोर्स में डिसिप्लिन नहीं है लेकिन क्वेश्चंस हैं। कोचिंग का जो कॉन है वो ये है कि आपको उसके बाद स्टडी मटेरियल खुद ही परचेज करना पड़ेगा। पेड कोर्स में ये है कि आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, तो आप वहाँ से, ये उसका प्रो है। एंड कॉन ये है कि यहाँ पे आपको खुद से ही सब कुछ करना है। तो अगर आप इस टाइप के बंदे हैं जो डिसिप्लिन खुद से नहीं रह पाते तो उसके लिए शायद पेड कोर्स ठीक ना रहे, उसके लिए कोचिंग ज़्यादा बेटर रहे। तो अगेन आप ही पे डिपेंड करेगा कि आपको कोचिंग लेनी है या पेड कोर्स लेना है। नाउ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सेल्फ प्रिपरेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ प्रिपेयर करूँ, ना मैं पेड कोर्स खरीदूँ ना मैं कोचिंग लूँ, तो देखो सेल्फ प्रिपरेशन का सबसे बड़ा कॉन ये है कि आपको स्टडी मटेरियल जुटाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, उसके बाद डिसिप्लिन रहने में भी बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर आप डिसिप्लिन खुद से रहते हैं तो एक चीज़ आपकी सॉल्व हो गई, लेकिन स्टडी मटेरियल के लिए आपको फिर बुक्स वगैरह खरीदनी पड़ेंगी, जो कि आपको पेड कोर्स के साथ भी शायद खरीदनी पड़े, लेकिन पेड कोर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको इतनी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी आपको यूजुअली पढ़नी चाहिए। हाउ टू स्टार्ट। अब स्टार्ट कैसे करें पढ़ाई को स्टार्ट करने का देखो एक सिंपल सा फंडा है। आपको मैंने सिलेबस दिखाया था, आपकी स्क्रीन पर है, फिर से आप देख लीजिए। मैथ्स एंड रीजनिंग में से दोनों में से एक चैप्टर आपको रोज करना है। बुक उठाओ और करना स्टार्ट करो। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में डेली की रीडिंग आपको करनी है। उसके अलावा ग्रामर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ग्रामर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नाउ स्टार्ट तो आपने कर दिया, लेकिन समझाएगा कौन? क्योंकि होता है ना कि अपने आप से नहीं हो पाता। तो टीचर्स कौन कौन है? देखो डिफरेंट टीचर्स हैं। रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा है, मैथ्स के लिए राकेश यादव है, इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैडम है, एंड जनरल अवेयरनेस तो आप खुद से कर ही सकते हैं। तो ये टीचर्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कौन सा यूज़ करें, कहाँ से यूज़ करें? देखो मॉक टेस्ट आपको कोई सा भी यूज़ करना है, जो भी आपको मिल जाए। मार्केट में जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है मैंने सारे यूज़ किए हैं और सारे ही मॉक टेस्ट बढ़िया हैं। कोई मॉक टेस्ट ऐसा नहीं था कि जो एक से बढ़िया हो या किसी से बेकार हो। हाँ, उनके क्वेश्चंस के लेवल डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस के लिए ही तैयार करते हैं। दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं कहूँगा कि डाइवर्सिफाई करके मॉक टेस्ट यूज़ करो, कभी किसी का कभी किसी का। आप चाहे तो किसी एक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और बाकी आप अपने हिसाब से कभी भी खरीद सकते हो, या आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। नाउ अब हम आएंगे एग्जाम सेंटर में। जब हम पहुँच जाते हैं उसके बाद क्या होता है, लोग कहते हैं कि एग्जाम सेंटर में आके एंजाइटी होती है। तो देखो एग्जाम सेंटर की एंजाइटी दूर करने का एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। आप घर में मॉक टेस्ट देते हो, घर में जो मॉक टेस्ट देते हो उसका माहौल ऐसा बनाओ जो एग्जाम का मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। और इवन घर के मॉक टेस्ट को इवन टफ कर दो एग्जाम के मॉक टेस्ट से। अगर एग्जाम में आपको 20 मिनट्स मिलते हैं पर सेक्शन, तो घर में आप 19 या 18 मिनट ही लो। इससे क्या होगा कि आपको घर में ही इतनी टेंशन बनी रहेगी कि जब आप एग्जाम में आपको 20 मिनट मिलेंगे तो आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो अगर थोड़ी बहुत टेंशन होती भी है तो वहाँ आप कोप कर सकते हैं। एक सिंपल सा हैक है, इसमें कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है, कोई मेडिटेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आती है बात कि
स्टडी टाइम में होने वाली एंजाइटी को कैसे दूर करें। कुछ लोग हैं जिन्हें स्टडी करने में एंजाइटी होती है, अब उस एंजाइटी को कैसे दूर करें जो स्टडी करते हुए हो रही है। देखो बेसिकली एंजाइटी की होती है कि इंसान को डर लगता है कि आगे जाके उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आपको ये डर सताता है कि आपका आगे चल के सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अपने दिमाग में कहो कि इट्स ओके, अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी मेरी लाइफ खत्म नहीं होने वाली, मेरे पर करने के लिए बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ, मैंने सोचा ही था, पहले से ही सोचा था कि केवल 2 साल प्रिपेयर करूँगा। अगर 2 साल की प्रिपरेशन में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो साइड बाय साइड कोई जॉब ले लूँगा और साइड बाय साइड एग्जाम देता रहूँगा। कभी ना कभी 10 साल में कभी तो एग्जाम निकलेगा, 7-8 साल, 5-6 कभी तो एग्जाम निकलेगा। यही चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, ताकि अगर 7-8 साल में एग्जाम भी निकले तो ऐसा ना हो कि आप 7-8 साल तक नहीं ढल्ले बैठे हुए थे, आपने कुछ किया ही नहीं। 1-2 साल प्रिपरेशन करो, उसके बाद कुछ साइड बाय साइड करना शुरू कर दो, और अगर एग्जाम साइड बाय साइड देते रहो जब तक आपकी एज है। अगर आपकी वर्स्ट केस सिनेरियो एज निकल गई और एग्जाम क्लियर ना भी हुआ, तो भी आप इन 7-8 साल में जो आपने जॉब करी होगी उसमें अपनी होम स्टेट में आप इतना पैसा बना लोगे कि आप एक क्लर्क के लेवल से ऊपर चले जाओगे। जितना एक क्लर्क कमाता है उससे ज़्यादा कमाने लगोगे। मान लो आपने कोई साइड बाय घर के पास ही कोई जॉब ज्वाइन कर ली 10,000 रुपये की, 7-8 साल अगर आप वहाँ तक पे जॉब करते भी हो तो आपको आराम से 25-30 हज़ार सैलरी मिल जाएगी। जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो मैंने यही सोचा था कि अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं, हमारे घर के पास एक होटल था, वहाँ पे रिसेप्शन में मैंने पहले काम किया हुआ था, मैंने सोचा था दोबारा यहीं काम कर लूँगा। जॉब नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल के अंदर, 2 साल बाद दोबारा होटल ज्वाइन करूँगा। उसके बाद मेरी एज उस समय 22 साल थी, 22 साल होगी 2 साल बाद, 30 साल तक कभी तो मेरा एग्जाम निकलेगा, मैंने ये सोच रखा था। 7-8 साल में कभी तो एग्जाम निकलेगा, नहीं निकला तो 7-8 साल में सैलरी ही इतनी हो जाएगी कि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिता पाऊंगा। मतलब मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, उतनी गंदी भी नहीं होगी कि मेरे लाइफ में मैंने कुछ किया ही नहीं। देखो एक बैकअप प्लान होना ज़रूरी है, ये चीज़ मैं आपको कहूँगा। आधी से ज़्यादा एंजाइटी निकल जाती है, और अगर आपके दिमाग में एंजाइटी ना हो तो आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और एग्जाम निकाल भी सकते हैं। अगली चीज़ आती है आफ्टर एग्जाम क्लैरिटी। एग्जाम को देने के बाद क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यार मतलब जैसे एग्जाम दे के आ गए आज, तो उसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचना है। एक बार उसका एनालिसिस वीडियो देख लिया, किसी का भी एनालिसिस देख लिया यूट्यूब पे, जो भी आपको पसंद है, अड्डा, टेक्स्ट बुक, टेस्ट जोन, जो भी आपको अच्छा लगता है उनका एक एनालिसिस देख लिया। उसके बाद उस एग्जाम के बारे में सोचना बंद कर दिया कि अच्छा हो गया, बेकार हो गया, आगे के एग्जाम के बारे में तैयारी करी। अपने दिमाग को क्लियर रखना है कि मेरे को इन चीज़ों में अटके नहीं रहना है, किसी भी चीज़ में आपको अटक के नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। चीज़ें जो आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाती है, एग्जाम के बाद क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को आगे क्या करना है। आपको फंसना नहीं है कि एग्जाम गलना गया, अच्छा गया। और हाउ टू हैंडल फेलियर। बहुत से बंदे ये होते हैं फेलियर आने के बाद बहुत परेशान हो जाते हैं, तो यही चीज़ मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी समझाई थी। एक बैकअप प्लान रखोगे मन में कि 2 साल तक अगर जॉब नहीं भी निकली तो मेरे पास एक बैकअप प्लान होने वाला है, तो अपने आप ही आपको फेलियर से कोप करने की हिम्मत मिलेगी। क्योंकि आपको दिमाग में मालूम है कि यार ठीक है, ये बस कागज़ के पन्ने हैं, क्लियर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे दिमाग में यही चीज़ थी कि अगर मेरा एग्जाम नहीं भी निकला ना तो भी मेरी लाइफ सेट है, मेरी लाइफ ऐसी नहीं है कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में 24 घंटे ये टेंशन बनी हुई है ना कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तो आगे चल के आप नहीं कर पाएंगे उस चीज़ से। ये एक छोटा सा साइकोलॉजिकल है। अगर आपको लगता है कि केवल आपने एक 100% लाइफ की बेट एक चीज़ पे लगा दी, तो वो चीज़ आपको अगर ले डूबी तो आपको हमेशा डर बना ही रहेगा, आपको एंजाइटी होगी ही होगी। फेलियर होगा तो आप बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाओगे। एक पेपर पे, एक एग्ज़ाम को, उस फैसले को मत लेने दो। तो एग्ज़ाम के बाद अगर आपको फेलियर मिलता भी है तो भी आप एग्ज़ाम में हमेशा ही आगे बढ़ने की ललक रख के आगे बढ़ पाएंगे, आप अगले एग्जाम में फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ मेरी लाइफ नहीं है। चीज़ एक अगली चीज़ आती है कि हाउ टू हैंडल सक्सेस। बहुत से लोग क्या है, सक्सेस हैंडल नहीं कर पाते, जो कि मेरी तरह लोग होते हैं। जब मेरे को स्टार्ट में एग्जाम क्लियर करने स्टार्ट हुए, एग्जाम जब मेरे हल्के हल्के प्रीलिम्स भी क्लियर होने स्टार्ट हुए, मैं इतना खुश हो जाता था कि मैं पढ़ाई करना बंद कर देता था अगले एग्जाम के लिए। मैं कहता था मेरा यही वाला क्लियर हो जाएगा, और पूरी की पूरी मतलब मेरा मेंस मैं क्लियर कर दिया, इंटरव्यू देख के आ गया। मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि हाँ मैं क्लियर कर दूंगा। IBPS PO का मेंस इंटरव्यू दे के आया था, मेरे को लगा था मेरा हो जाएगा। मैंने RRB के लिए तैयारी बंद कर दी। मैंने क्या बोलते हैं, RRB PO का फॉर्म भी नहीं भरा, क्लर्क का मैंने ऐसे ही भर दिया कि मैंने कहा मैंने सोचा कि मेरा तो हो ही गया यार, तो मैं इन चीज़ों का फॉर्म क्या ही भरूँ अब। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अपने अंदर मत लाना। जब तक आपके हाथ में फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर ना आ जाए तब तक आपकी जॉब नहीं लगी है। ये मत सोचना कभी भी कि मेरा जॉब लग चुकी है, अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगा। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में ना आए अपने ग्राइंड पे लगे रहो। हाँ, तो ये सब बातें तो हो गई जनरल टिप्स। अब थोड़ी इंटरव्यू की टिप्स के बारे में आ जाते हैं। ठीक, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा करो। देखो कोई भी कुछ भी बोले कि हिंदी में चलता है, कन्नड़ा में चलता है, या जिस भी आप स्टेट के हैं वहाँ का चलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमको बोला गया था कि आप हिंदी में बात कर सकते हो, बट वी प्रेफर दैट यू स्पीक इन इंग्लिश। आप हिंदी में बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सेप्ट करेंगे, बट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो उसको ज़्यादा मार्क्स देंगे जिसने इंग्लिश में बात करी है।
तो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अभी से अच्छी करनी स्टार्ट करो। अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करने के लिए क्या करो, इंग्लिश की रीडिंग तो आप कर ही रहे हो, जो आपको वर्ड्स मिलते हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट करो। अपने आसपास अगल बगल बात करना स्टार्ट करो। आपके घर में मम्मी है, पापा हैं, भाई है या कोई भी है, उससे बात करना स्टार्ट करो। अगर घर में कोई इतना अच्छा माहौल नहीं है तो अपने दोस्तों से बात करो, बोलो हम इंग्लिश में बात करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि वो बंदा ऐसा हो कि आपके साथ सीखने के लिए इच्छुक हो, और सीखने के लिए इच्छुक ना भी हो तो भी आपकी स्ट्रगल पे हंसे नहीं। हंसेगा उसके साथ थोड़ा, मतलब कर तो उसके साथ भी लोगे, थोड़ा बहुत टाइम पे तो एडजस्ट हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी। तो या तो एडजस्ट करना सीख जाना, या फिर डायरेक्ट ढूंढना ही ऐसा बंदा जो आपके साथ हंसे ना, आपके साथ सीखने के लिए ललाहित हो, या फिर सीखने के लिए ललाहित ना भी हो तो भी उसके दिमाग में ये हो कि इसको सिखवाना है। तो उस बंदे के साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है अच्छी होती जाएगी। एंड मेन चीज़ इंग्लिश स्पीकिंग में होता है कॉन्फिडेंस। आप गलत भी बोल रहे हो ना, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो काफ़ी हद तक चलता है। क्योंकि अब ग्रामर आप लगा लो बहुत वाइड है, उतनी ग्रामर किसी को भी नहीं आती। इवन अगर आप फॉरेनर्स को भी ला के आएंगे तो थोड़ी बहुत मिस्टेक तो उनसे भी हो जाएगी। जैसे हिंदी व्याकरण ले लो, हम हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी व्याकरण पूरी हमें भी नहीं आती ना, तो सेम सीन उनके साथ भी होता ही है। तो ये चीज़ है, आपको बस कॉन्फिडेंस में बोलना है और आपकी बोली हुई बात का आपको कन्वे करना आना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, वो दूसरे वाले को समझ में आना चाहिए। अगला पॉइंट है इम्पैक्टफुल इंट्रो। क्रिएट एन इम्पैक्टफुल इंट्रो, मतलब आपका जो वो है इंटरव्यूज़ में आपको इंट्रो अपना अच्छा देना है। लगभग 30 सेकंड आप अपना इंट्रो तैयार कीजिए। अब इंट्रो को तैयार कैसे करना है, आप मिरर में बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले कहीं गूगल से देख लो, किसी बढ़िया बंदे का गूगल से चाप लो, चाहे तो कुछ भी कर लो, और उसके बाद आप मिरर में देख के बोलना स्टार्ट करो, फ्लुएंट करो। और फ्लुएंट ऐसा करना है कि आपको रटा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने इस चीज़ को रट रखा है। जब आप कोई आपसे पूछे तो ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा बिल्कुल नेचुरली ऐसे ही बात करता है, ऐसा नहीं लगे कि ये रटा हुआ इंट्रो बोल के आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको रेडी करनी है, इम्पैक्टफुल बट रटा हुआ नहीं लगना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नाउ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरव्यू वाली स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिसाइड करनी है। और वीकनेस में आप ये कह सकते हो कि मेरी हैंडराइटिंग गंदी है ज़्यादा बुरी भी ना हो वीकनेस, ठीक है। जैसे हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो आपका बेसिक्स ऑफ स्ट्रीम। बेसिक्स ऑफ स्ट्रीम से मेरा क्या मतलब है, जो भी आपने स्ट्रीम ली है, मतलब आपकी कॉमर्स थी, इंजीनियरिंग थी या जो भी थी, उस स्ट्रीम के बारे में बेसिक आपको पूरा पता होना चाहिए। अब बेसिक पता करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अपनी बुक्स खोलो, उसके लास्ट में ग्लॉसरी आती है 11वीं 12वीं की बुक्स में, 11वीं 12वीं की बुक्स की ग्लॉसरी पढ़ के चले जाओ। वो ग्लॉसरी से क्या है कि एकदम रटी हुई डेफिनेशन भी आपको कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन आपको अगर हल्का फुल्का आइडिया भी है तो आप वहाँ पे बता पाओगे। अगर जैसे कॉमर्स के बंदे हो तो आपसे पूछ सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, व्हाट इज बिजनेस के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में पूछ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं अगर आप कॉमर्स के फील्ड के हो। तो आपका पैनल होता है, वहाँ पे हर फील्ड से एक बंदा बैठा होता ही है। इसीलिए इन चीज़ों की थोड़ी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके रखना, क्योंकि ये आपके बारे की चीज़ें हैं, आपको इस बारे में मालूम होना चाहिए। तो आपको अपनी स्टेट के बारे में मालूम होना चाहिए, आपकी स्टेट में जो भी होता है, फेमस पर्सनैलिटीज़ वगैरह जो भी हैं आपकी स्टेट में, जो ऑल ओवर इंडिया फेमस है, उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जो करंटली न्यूज़ चल रही है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। लास्ट के 1 वीक में, इंटरव्यू से 1 वीक पहले जो भी न्यूज़ आपकी आ रही थी उस न्यूज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एक बिग न्यूज़ है जिसने इंपैक्ट क्रिएट किया है। नाउ इंटरव्यू की टिप्स खत्म हुई, अब मैं थोड़ी आता हूँ ऑन द जॉब टिप्स के बारे में, कि जॉब के बारे में आपको पहले से ही थोड़ा बहुत रेडी कैसे रहना है। सबसे पहली बात, इंट्रोवर्ट्स वोंट सर्वाइव प्रोफेशनली। जो भी लोग आप में से इंट्रोवर्ट हैं, मैं आपको कहूँगा आप थोड़ा एक्सट्रोवर्ट की तरफ बढ़ना शुरू करो। एक कम से कम अगर पर्सनल लाइफ में नहीं तो प्रोफेशनल तो आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोफेशनली किसी से बात नहीं कर पाते तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हर समय कस्टमर से बात करनी है, कलीग से बात करनी है, तो आपको थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको नहीं चल पाएगा, आपको प्रोफेशनली आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत अपना क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना स्टार्ट करो। कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने का तरीका वही है, जैसे इंग्लिश में बात करते हो तो उससे भी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होती हैं। बी रेडी टू वर्क हार्ड। देखो ये सारे पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए आपको ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि बिना पढ़ाई करे आपका एग्जाम क्लियर होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, रोज़ कम से कम 8 से 10 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, तो जाके ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। उसके अलावा आपको पहले से ही जानना है कि ये जॉब स्ट्रेसफुल है, बैंकिंग इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब। ये सोच के मत आना कि ये 10 to 5 की नौकरी है, आराम की नौकरी होने वाली है। 12-13 घंटे, 14-15 कितने भी घंटे आपको हो सकते हैं। अगर काम होगा तो घर जाने नहीं दिया जाएगा। जाने क्या दिया नहीं जाएगा, आप खुद ही नहीं जा पाओगे। आपको इतना काम होगा, आपको खुद ही डर रहेगा, ये काम नहीं किया तो कल डांट पड़ेगी या शाम को डांट पड़ेगी। एंड इवन गर्ल्स बोलती हैं कि हमको जल्दी जाने दिया जाएगा। मे बी इन प्रोबेशन पीरियड आप निकल पाएंगे, लेकिन एक बार आप कंफर्म्ड ऑफिसर बन गए तो आप खुद ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका काम ही इतना होगा। हमारे साथ की मैडम ऐसी हैं जो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक जाती हैं घर। तो पहले से ही दिमाग में रखना कि बैंक जॉब ऐसे ही होती है। ये मत सोचना कि ये बहुत ही फूल जैसी जॉब है, SSC जैसी जॉब है, ऐसा नहीं होता। बैंक जॉब स्ट्रेसफुल जॉब है, एंड ये आपको पहले से ही दिमाग में रखना है। बी रेडी टू ट्रैवल एनीवेयर अक्रॉस इंडिया। ये मत सोचना कि मेरे को होम टाउन चाहिए, होम टाउन पोस्टिंग कैसे मिलेगी। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किस्मत की बात है, लेकिन आपकी
जॉब रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है बैंक के डिस्क्रिप्शन पे। तो इवन अगर आपको होम सर्कल मिल भी जाता है, जैसे कुछ समय पहले हमारे साथ के एक सीनियर सर हैं, वो पीओ ही थे, उनका मुंबई सर्कल में हुआ था सिलेक्शन, वो मुंबई से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुंबई सर्कल में होने के बावजूद उनका सर्कल चेंज करके उनको बेंगलोर सर्कल दे दिया गया, क्योंकि बैंक का डिस्क्रिप्शन था, बैंक को ज़रूरत पड़ी। तो ऐसा कभी भी हो सकता है कि आप भले ही किसी भी सर्कल में पोस्टेड हो, लेकिन अगर बैंक को लगेगा कि हाँ यार अब हमको इसको कहीं और पोस्ट करना है, तो बैंक आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्ट कर सकता है उसके खुद के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो ये चीज़ कभी भी मत सोचना कि मेरे को घर के पास रहना है। अगर आपको होम सिकनेस की प्रॉब्लम है तो आप बेटर है क्लर्क की प्रिपरेशन करें, पीओ की प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि क्लर्क में क्या है आप होम स्टेट में रह सकते हैं, कभी भी आपका आउट ऑफ स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। लेकिन पीओ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पीओ की प्रिपरेशन करते हैं तो आउट ऑफ स्टेट ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और घर के पास आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन अगर आप अपनी स्टेट में भी हैं तो भी आप 700-800 किलोमीटर दूर तो होने ही वाले हैं। ये मत सोचना कभी भी कि मैं अपने घर के पास ही रहूँगा ज़िंदगी भर, ऐसा नहीं होता है। पीओ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग में पहले से ही प्लान करके रखो कि ये मेरे को ट्रैवलिंग रखनी ही रखनी है अपनी, उसमें अपने मेरे को एक ट्रैवल ओरिएंटेड गाय बनना है कि अगर मैं कहीं भी मेरे को डाल दिया जाए मैं मैनेज कर सकता हूँ। एंड इस बारे में मैंने आचार्य प्रशांत जी की एक वीडियो भी देखी थी, एंड वो बचपन में हमने एक स्टोरी भी सुनी है ना, पानी की बूंद जब ट्रैवल करती है स्टार्ट में बादलों से नीचे गिरती है तो झिझकती है, लेकिन उसके बाद जो फाइनली एक मोती बन जाती है। तो अगर आपको मोती बनना है तो वो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। पॉइंट मैं आपको कहूँगा अपना टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करो। पढ़ाई के लिए आपको टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप एक बढ़िया टाइम टेबल देखना चाहते हैं बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने उसका एक बना के रखा है बिगनर्स एडवांस, हर किसी कैंडिडेट के लिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो टाइम टेबल वाली वीडियो। डोंट बी जेलस ऑफ अदर्स। आपके सामने बहुत से बंदे ऐसे होंगे जो आपसे बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आपसे पहले जॉब लग जाएंगे, या आपको लगेगा कि ये डिजर्विंग नहीं है लेकिन इसकी मेरे से पहले जॉब लग गई। कभी भी किसी को देख के जेलस मत होना। बस अपने दिमाग में अपनी मेहनत पे ध्यान देना कि मेरी मेहनत है, अपने प्लान पर स्टिक करना, मेरा ये प्लान है, मेरा बैकअप प्लान ये है, इस तरीके से मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि दूसरे बंदे पता नहीं क्या क्या करेंगे, उनको देख के अगर आप जलते रहोगे तो आप अपने पे कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरे को लगता है कि एक बिगनर को ध्यान में रखने चाहिए जब वो बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करे। तो इस वीडियो में फिलहाल मेरे को इतनी ही बात करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। अब ये दूसरी बाजी है, जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है। पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे आर्ट के लिए, मेरे 6 मिनट काफी है।